गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पिछले वीडियो था उसमें पढ़ रहे थे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। उसमें कुछ बातें भी लिखी थी अपन ने। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके अपन 6 तत्व लिखे थे। उनमें पहला जो तत्व है वो है मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इसमें पहला दो तत्व अपन लिखा था जनसंख्या। वह जनसंख्या की क्षमता। तो इसके अंतर्गत किसी भी प्रदेश विशेष की जनसंख्या, जनसंख्या का प्रारूप, जनसंख्या घनत्व, जनसमूह, अधिवास, प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या जो है इसके अंतर्गत अपन किसी भी प्रदेश विशेष की जनसंख्या, प्रारूप, वितरण और अधिवास, प्रवास आदि का अध्ययन अपन इस जनसंख्या की जो है क्षमता है उसके अंतर्गत करते हैं। तो पहला जो अपन लिखा था उसके हेडिंग डालो जनसंख्या व क्षमता। जनसंख्या व क्षमता। जनसंख्या व क्षमता। इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत जनसंख्या, इसके अंतर्गत जनसंख्या का प्रारूप, इसके अंतर्गत जनसंख्या का प्रारूप, जनसमूह, और वितरण, जनसमूह और वितरण, अधिवास व प्रवास, अधिवास व प्रवास आदि का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। आदि का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। तो इसके अपन लिखा होगा कि इसके अंतर्गत जनसंख्या का प्रारूप, जनसमूह, वितरण, अधिवास, प्रवास आदि का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं अपनी? सीधी सी बात है कि जो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का प्रारूप है, जनसमूह है, जनसंख्या का वहाँ का वितरण है, अधिवास है, प्रवास है आदि का अध्ययन जो अपन करते हैं वो जनसंख्या का जो अधिवास है, वितरण है, प्रारूप है, प्रवास है, इन सब का जो अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में करते हैं। ठीक है। दूसरा जो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। तो डालो प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। इसमें लिखो इसके अंतर्गत किसी प्रदेश विशेष के, इसके अंतर्गत किसी प्रदेश विशेष के प्राकृतिक संसाधन, किसी प्रदेश विशेष के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन
किसी प्रदेश विशेष के प्राकृतिक, इसके अंतर्गत किसी प्रदेश विशेष के प्राकृतिक संसाधन तथा इन संसाधनों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन संसाधनों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन संसाधनों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। इनका अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। इनका अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। तो सीधी सी बात है, प्राकृतिक संसाधन कि किसी प्रदेश विशेष या इसके अंतर्गत उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव के क्रियाकलापों पर या मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका अध्ययन अपन किस में करते हैं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, वन, जल, प्राकृतिक संसाधन खनिज, वन, जल, मृदा, प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, वन, जल, मृदा आदि का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। आदि का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। आदि का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा जो तत्व है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण देखो, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन कर लिखना नहीं, एक बार समझो कि प्रकृति के ऊपर जो भी भूदृश्य हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, कि प्रकृति पर मनुष्य द्वारा निर्मित जो भी सांस्कृतिक भूदृश्य हैं उन सब का अध्ययन किस में करते हैं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। और सांस्कृतिक भूदृश्य कौन कौन से होते हैं, जैसे परिवहन है, परिवहन का विकास, संचार, कृषि, परिवहन, संचार, कृषि, अधिवास, इन सब का अध्ययन किस में करेंगे, सांस्कृतिक। ये सब का जो निर्माण किया है मनुष्य ने निर्माण, परिवहन का, संचार का, कृषि का, अधिवास, ये सब मनुष्य मानव द्वारा निर्मित है। तो इसमें लिखेंगे सांस्कृतिक वातावरण में, इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण या सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन, सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन, सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन
मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। सांस्कृतिक भूदर्श जैसे सांस्कृतिक भूदर्श जैसे परिवहन संचार और व्यापार, सांस्कृतिक भूदर्श जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, अधिवास, आदि का अध्ययन किया जाता है। 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 चौथा जो है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम। ये कालिक अनुक्रम क्या है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ और मानव के क्रियाकलाप बदलते रहते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ और मानव के जो क्रियाकलाप हैं वो बदलते रहते हैं। तो बदलते हुए क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के अनुसार या समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसी प्रकार से अपने क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें लिखेंगे भौगोलिक परिस्थितियाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ और मानव के क्रियाकलाप। भौगोलिक परिस्थितियाँ और मानव के क्रियाकलाप। भौगोलिक परिस्थितियाँ और मानव के क्रियाकलाप स्थिर न रहकर समय के अनुसार बदलते जाते हैं। स्थिर न रहकर समय के अनुसार बदलते जाते हैं। समय के अनुसार बदलते जाते हैं। अतः बदलती हुई भौगोलिक स्थिति और मानव के बदलते हुए क्रियाकलापों का अध्ययन बदलती हुई भौगोलिक स्थिति और मानव के बदलते हुए क्रियाकलापों का अध्ययन कालिक अनुक्रम कहलाता है। कालिक अनुक्रम कहलाता है। मानव के बदलते हुए क्रियाकलाप या व्यवसाय जो भी है वो क्या कहलाता है, कालिक अनुक्रम कहलाता है। कालिक अनुक्रम कहलाता है। तो इसमें है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ समय के अनुसार बदलती रहते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव के क्रियाकलाप भी बदलते रहते हैं और बदलती हुई भौगोलिक परिस्थितियाँ और बदलते हुए मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, काली अनुक्रम कहलाता है। पांचवा है समायोजन। व प्रादेशिक संगठन। समायोजन व प्रादेशिक संगठन।
समायोजन व प्रादेशिक संगठन। इसमें क्या होता है कि जो है प्रत्येक जो मानव है उसको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, बदलते ही वातावरण के साथ ढालना पड़ता है, और क्रियाकलापों को भी क्या करना पड़ता है, जिस प्रकार का वातावरण है वह उसी प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं। जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति उपलब्ध होगी उसी प्रकार का वहाँ पर क्या किया जाएगा, क्रियाकलाप किए जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे आप, भूगोलवेताओं को इतना ही जानना आवश्यक नहीं है, भूगोलवेताओं को इतना ही जानना आवश्यक नहीं है, भूगोलवेताओं को इतना ही जानना आवश्यक नहीं है। तो इसमें लिखो कि भूगोलवेताओं को इतना ही जानना आवश्यक नहीं है कि मानव के क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं, मानव के क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं। इतना ही जानना आवश्यक नहीं है कि मानव के क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं, बल्कि यह जानना आवश्यक है, बल्कि यह जानना आवश्यक है कि क्रियाकलापों का विकास किस प्रकार से हुआ, क्रियाकलापों का विकास किस प्रकार से हुआ, क्रियाकलापों का विकास किस प्रकार से हुआ। साथ ही बदलते हुए भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, साथ ही बदलते हुए भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, साथ ही बदलती हुई भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के क्रियाकलाप किस प्रकार से किए जा मनुष्य द्वारा क्रियाकलाप किस प्रकार से किए जा रहे हैं, मनुष्य द्वारा क्रियाकलाप किस प्रकार से किए जा रहे हैं। बदलती भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के क्रियाकलाप किस प्रकार से किए जा रहे हैं, इनका अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। इसका अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। बदलती ही भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार मानव के जो क्रियाकलाप हैं किस प्रकार से बदल रहे हैं, किस प्रकार से, उन सब का अध्ययन किस में किया जाता है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। और लास्ट इसका छठा जो पॉइंट है, लास्ट जो छठा पॉइंट है वो है प्रदेशों से संबंध, प्रदेशों से संबंध। तो ये आपको पता है कोई भी प्रदेश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो सांस्कृतिक जितने भी हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, तालमेल रहता है या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें लिखो प्रादेशिक संबंध। प्रत्येक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से, प्रत्येक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन, पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन, पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। संबंध जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संबंध जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संबंध जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक,
आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र में अपन ने 6 तत्वों का अध्ययन किया। नोट करके एक प्रश्न लिखो, एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछ जाता है, ये नोट करके लिखो। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। एग्जाम में सीधा पूछा था हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कितने बताए? 2। तो हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। नंबर 1 भौगोलिक दशाएं। और नंबर 2 मानवीय दशाएं। तो हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, भौगोलिक दशाएं और मानवीय दशाएं। भौगोलिक दशाएं और मानवीय दशाएं। एक लाइन इसमें लिख लीजिए, भौगोलिक हेडिंग डाल के, भौगोलिक दशाएं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक भूदर्शियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक भूदर्शियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक भूदर्शियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक भूदर्शियों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक भूदर्श्य जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, महासागर, प्राकृतिक भूदर्श्य जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, महासागर आदि का अध्ययन भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत किया जाता है। आदि का अध्ययन भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत किया जाता है। तो भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत प्राकृतिक भूदर्शियों का अध्ययन किया जाता है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। पर्वत है, पठार है, मैदान है, महाद्वीप है, महासागर है, इनका अध्ययन किस में किया जाता है? भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा लिखो मानवीय दशाएं। इसमें एक लाइन लिख लो। इसके अंतर्गत मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कृषि, परिवहन, संचार, व्यापार आदि। कृषि, परिवहन, संचार, व्यापार आदि। कृषि, परिवहन, संचार, व्यापार आदि मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन मानवीय दशा में किया जाता है। मानवीय दशा में किया जाता है। तो इतने लंबे चौड़ी कहानी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सीधा ये पता, हंटिंगटन के अनुसार
मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, नाम लिखिए। तो भौतिक दशा और मानवीय दशाई। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक है मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र, ये कंप्लीट होता है। और अगला वीडियो में अपन देखें मानव भूगोल का विकास। तो इसके लिए जो कोई प्रश्न पूछना है, जो कोई दिक्कत है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।